तो फिस्कल पॉलिसीज बजटरी पॉलिसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि फिस्कल पॉलिसीज में क्या है, द पॉलिसीज रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, एंड बजट भी क्या है, द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो दोनों सेम है, तो फिस्कल पॉलिसीज को बजटरी पॉलिसीज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसी, द पॉलिसीज विच आर रिलेटेड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। वो पॉलिसीज जो इकोनॉमी में या कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है, उनको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, so budgetary policies are related with the income and expenditure of the government. The policies which are related to income and expenditure of the government are budgetary or fiscal policies. Monetary policies are the policies which are related with money supply. Okay, money supply से related है, money supply को control करने के लिए जो policies बनाई जाती हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी। अब इन्हीं दोनों पॉलिसीज को हम यूज करेंगे एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। अब देखो हमने क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है एडी, हमने एडी को करेक्ट करना है ना। एडी को हम किसके फॉर्म में मेजर करते हैं, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में ना, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, राइट, है ना, यही तो पढ़ा था पिछले चैप्टर में, एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में। एग्रीगेट डिमांड को मेजर किसकी टर्म्स में करते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एक्चुअल क्वांटिटी हम काउंट नहीं करने जाते कि तुमने कितना खरीदा, तुमने कितना खरीदा, तुमने कितना खरीदा। हम क्या करते हैं कि तुम कितना खर्च करना चाहते हो ड्यूरिंग द मंथ, है ना, यही तो पढ़ा था। उस प्लान्ड एक्सपेंडिचर की फॉर्म में हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को करेक्ट करने के लिए इनकम को यूज करेंगे, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए। भाई जिस पे एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं, एक्सपेंडिचर में मेजर करते हैं, तो एक्सपेंडिचर से ही कंट्रोल कर सकते हैं ना, इसको कम या ज्यादा करके। ठीक है, इनकम से तो रिलेशन है ही नहीं उसका। ओके, तो यहाँ से हम यही पॉइंट उठाएंगे। ओके, तो मैं ले रहा हूँ फर्स्ट, जब डिमांड डेफिशिएंट है, व्हेन द डिमांड इज डेफिशिएंट, और डिमांड डेफिशिएंसी है इकोनॉमी में। ओके, व्हेन डेफिशिएंट डिमांड इज देयर इन द इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट बाय यूजिंग फिस्कल पॉलिसी, डिमांड कम है तो फिस्कल पॉलिसी को कैसे एक्सरसाइज करेगी, अपने एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को घटाएगी या बढ़ाएगी। इफ द डिमांड इज लेस, लो, इकोनॉमी में डिमांड कम है, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर घटाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए ना। दैट मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, दैट मीन्स डिमांड कर रही है गवर्नमेंट सर्टेन प्रोडक्ट की, आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, या तो प्रोड्यूसर की फॉर्म में डिमांड कर रही होगी या फिर कंज्यूमर की फॉर्म में कर रही होगी। ओके, so to correct, यहाँ पे क्या लिखोगे, if the demand is in deficiency in the economy, government क्या करेगी, government will increase its planned expenditure। ठीक है, government will increase its planned expenditure to correct the deficient demand, government will increase its planned expenditure। planned expenditure किसकी फॉर्म में करती है, एक बार कंज्यूमर की फॉर्म में करती है, एक बार प्रोड्यूसर की फॉर्म में करती है। प्रोड्यूसर की फॉर्म में जो करती है वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसके, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए, रोड्स, ब्रिजेस, डैम, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रीज सेटअप कर रही है, ये सारे एज अ प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर हैं उसके। ओके, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं ना उनको। ओके, तो ये आप एक्सप्लेन करोगे तब डालोगे, हेडिंग में आपका यही होगा, टू करेक्ट द डेफिशिएंट डिमांड द गवर्नमेंट विल हैव टू इंक्रीज इट्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर। फिर फर्दर एक्सप्लेन करोगे गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर किस किस तरह के एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, तो एज अ कंज्यूमर फॉर एग्जांपल सब्सिडीज देती है ना, किसको देती है, लाइक फार्मर्स को सब्सिडीज दे रही है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर, सीड्स के ऊपर दे रही है, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर तो नहीं है गवर्नमेंट उस केस में, किसी को कंजम्पशन में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो वो सब्सिडीज हो गई, वो पेंशन हो गई, इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अगर पेंशन बढ़ा दी है, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट होती है ना, पढ़ा था नेशनल इनकम में, ट्रांसफर पेमेंट। अगर गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन बढ़ा दे तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा जाएगा, लोग खर्च ज्यादा करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड जो कम है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सब्सिडीज भी इसी तरीके से, सब्सिडीज क्या करती है, प्राइसेस को रिड्यूस कर देती है, मार्केट प्राइसेस को रिड्यूस कर देती है। अगर गवर्नमेंट सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडीज प्रोवाइड करने लगेगी तो उन प्रोडक्ट्स का प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो करेक्ट हो गई डेफिशिएंट डिमांड। ओके, इसी तरीके से एज अ प्रोड्यूसर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोड, ब्रिजेस,
साइड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी तो भी डिमांड किसकी, लाइक रॉ मटेरियल्स हैं, अदर कमोडिटीज हैं, जिनको मतलब उन चीज़ों को बनाने के लिए, बिल्डिंग सेटअप करने के लिए कुछ चीज़ों की डिमांड तो करेगी ना, ठीक है, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। ओके, तो अल्टीमेटली जो डिमांड की कमी थी वो करेक्ट होने लगेगी। ओके, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी जब डिमांड डेफिशिएंट रहे। इसका ऑपोजिट हो जाएगा जब डिमांड एक्सेस है। इसके ऑपोजिट में लिख दो, व्हेन द डिमांड इज इन एक्सेस, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए। व्हेन द डिमांड इज एक्सेस, तो यहाँ पे क्या कर देगी, यहाँ पे गवर्नमेंट विल इंक्रीज इन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे डिमांड ऑलरेडी ज्यादा है, एक्सेस है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है, तो वो अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, घटा देगी। लाइक लोगों को पेंशन कम देगी ताकि लोगों के पास पैसा कम पहुंचे, सब्सिडीज कम कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कम, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम करेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी जिससे एक्सेस डिमांड करेक्ट करेगी, डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल, कोई भी एक उठा लो समझने के लिए, यही ले लो, सबसे सिंपल है ना। लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो लोग खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो अल्टीमेटली डिमांड कम हो रही है ना, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट विल रिड्यूस या डिक्रीज, गवर्नमेंट विल रिड्यूस और डिक्रीज इस चीज को, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अपने प्लान्ड एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगी इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों ही एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी। ओके, समझ आया। ये तो था फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में दो ही चीजें देखेंगे, क्योंकि हमने क्या था, गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर को कम या ज्यादा करेगी, आइदर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, दोनों में से किसी को भी करेक्ट कर सकती है, ठीक है। हो गया क्लियर ये। नेक्स्ट हम चलेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज के ऊपर। नेक्स्ट इसकी कंपोनेंट्स अगर देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नेक्स्ट है टैक्सेस, लगा लो। चलो हमने एक्सपेंडिचर देखा, नेक्स्ट कंपोनेंट है टैक्सेस। अब टैक्सेस कितने तरह के होते हैं, दो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो टैक्सेस देखो, टैक्सेस कैसे, टैक्सेस कैसे करेक्ट करेंगे। टैक्सेस हमने कहा ना गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, तो टैक्सेस गवर्नमेंट की रेवेन्यू का पार्ट है, एक्सपेंडिचर का पार्ट है, रेवेन्यू। तो अब इनकम वाला पार्ट उठा लेंगे हम, ठीक है। इनकम को ले लेते हैं, इनकम को कंट्रोल करके वो क्या करेगी, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आया टैक्सेस, डायरेक्ट आइदर और इनडायरेक्ट, जब दोनों ही करेगी, चाहे वो किसी भी तरह के टैक्सेस है। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस कर देती है तो लोगों के एक बार तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और एक बार लोगों की कम हो जाएगी, टैक्सेस बढ़ा देगा, ठीक है। तो एक बार तो कम हो जाएगी और एक बार ज्यादा हो जाएगी परचेजिंग पावर, ठीक है, वो सही बोल रही है। अगर एक बार टैक्सेस बढ़ा दिए तो परचेजिंग पावर घट जाएगी, एक बार टैक्सेस घटा दी तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज हो सकती है लोगों की, तुमने पहले पढ़ा है नेशनल इनकम में, डिस्पोजेबल इनकम को भी पढ़ा है तुमने। क्या होती है डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम तो खर्च करने योग्य आय, द इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पीपल आफ्टर मेकिंग कंपल्सरी पेमेंट। वो इनकम या इनकम का वो हिस्सा जो लोगों के हाथों में बच गया है आफ्टर मेकिंग कंपल्सरी पेमेंट। ये कंपल्सरी पेमेंट क्या होती है? जैसे कि टैक्सेस हैं, ये आपको पे करने ही करने होते हैं, इनकम टैक्स है, ठीक है। तो मेरी इनकम अगर टैक्सेबल है, टैक्सेबल लिमिट में आती है, तो मुझे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, उसे पे करना ही करना, ये कंपल्सरी पेमेंट है। उसके बाद जो मुझे बचेगा उसको मैं खर्च कर पाऊंगा, ठीक है। सो आफ्टर मेकिंग कंपल्सरी पेमेंट द लेफ्ट ओवर अमाउंट ऑफ द इनकम इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। सो अगर टैक्सेस ज्यादा है तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? कम बचेगी, और अगर टैक्सेस कम कर दिए जाएं तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, खर्च करने योग्य आय बढ़ जाएगी। तो खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी तो लोग खर्च भी ज्यादा करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे तो डिमांड भी ज्यादा होगी। ओके, तो टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर, एक तो है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस आपकी डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी परचेसिंग पावर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लेके चलेंगे, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। ओके, तो टैक्सेस हमने हेडिंग बनाई,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अगर आप लिखना चाहो कि डायरेक्ट टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम, इनडायरेक्ट टैक्सेस, परचेजिंग पावर, तो भी ठीक है, नहीं एक्सप्लेन करना चाहो तो भी ठीक है। हाँ जी, डिस्पोजेबल इनकम होती है द इनकम लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल आफ्टर मेकिंग कंपल्सरी पेमेंट, खर्च करने योग्य आय, कंपल्सरी पेमेंट जिसको आप खर्च नहीं कर सकते हैं, जिसको आपको पे करना ही करना है, जैसे टैक्सेस जिसे आप पे करोगे ही करोगे, वो पोर्शन आप खर्च नहीं कर सकते, अदरवाइज केस हो जाता है ना, वो तो पे करना ही करना होता है। ओके, वो कंपल्सरी पेमेंट है। क्लियर? सो आफ्टर मेकिंग कंपल्सरी पेमेंट द लेफ्ट ओवर अमाउंट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। टैक्सेस कम हो जाएंगे, चाहे ये है ये परचेजिंग पावर, समझते हो? परचेजिंग पावर मीन प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। दैट मीन्स उसी अमाउंट में परचेजिंग पावर को हम कहते हैं, अगर मेरे पास पहले 100 रुपए थे, ठीक है, तो 100 रुपए से मैं 1 किलो एप्पल खरीद सकता था। अब मतलब कितना हो गया? तो एप्पल का प्राइस 100 पर केजी है ना, 100 पर केजी हो गया। अब एप्पल का प्राइस घट के 80 रुपीज पर केजी हो जाता है, तो अब मैं 100 रुपए में कितने एप्पल खरीद पाऊंगा? 1.25 किलो, जिसको हम 1.25 किलो कह सकते हैं। ठीक है, हाँ 1.25 किलो, भाई 80 रुपये किलो में 100 रुपीज में हम 1.25 किलो 1.25 किलोग्राम हम खरीद सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब मैंने कितनी खरीदी? 100 में 1.25 किलोग्राम, 1.25 किलो खरीद लिए, तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई ना। ठीक है, तो परचेजिंग पावर का मतलब है सेम अमाउंट में या सेम इनकम पे, सेम इनकम लेवल पे यू आर एबल टू बाय मोर, दिस विल इंक्रीज, दिस विल बी एन इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। ये आपकी परचेजिंग पावर में इंक्रीमेंट कहा जाएगा कि सेम अमाउंट में आप ज्यादा खरीद पाते हैं। ठीक है, तो परचेजिंग पावर क्या होती है? गिवन अमाउंट में कितना क्वांटिटी गुड्स की खरीदी जा सकती है, दैट इज योर परचेजिंग पावर। अमाउंट चेंज नहीं होगी, इनकम चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसमें कम या ज्यादा खरीदा जा रहा है तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी, वो परचेजिंग पावर प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइसेस को बढ़ाते या घटाते हैं ना, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस परचेजिंग पावर को अफेक्ट करेंगे, परचेजिंग पावर को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? प्राइसेस से। एंड डायरेक्ट टैक्सेस आपकी डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम। ये प्राइसेस, डायरेक्ट टैक्स का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, इससे कमोडिटीज के प्राइसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर टैक्स स्लैब रिवाइज कर दी जाती है और टैक्स इंक्रीज कर दी जाती है, इनकम टैक्स इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, तो क्या मार्केट में उन कमोडिटीज के प्राइसेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? सडनली नहीं ना। ठीक है, तो वहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट, आपकी खर्च करने योग्य आय, जो डिस्पोजेबल इनकम, आपके पास जितनी इनकम बच रही है खर्च करने के लिए, उस पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा टैक्स बढ़ने या घटने। ठीक है, तो ये डिस्पोजेबल इनकम ये परचेजिंग पावर को अफेक्ट करती है। ओके, समझने के लिए लिखना चाहो वो नोट मेकिंग में अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 4 नंबर में तो 2 का आया, ठीक है, तब तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, इतना ज़्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इफेक्ट दिखाओगे टैक्सेस का कि किस तरीके से टैक्सेस डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करते हैं, किस तरीके से टैक्सेस एक्सेस डिमांड को करेक्ट करते हैं। पूरा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फिस्कल पॉलिसी कैसे करेक्ट करती है, तब भी पूरा एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। एक इकलौता क्वेश्चन आ गया जिसमें टैक्सेस ही पूछा गया 4 नंबर में, तब तो आपको उसके हिसाब से सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है कि उसने 4 नंबर में इतना छोटा सा क्यों पूछा, भाई वो भी कुछ आपसे अलग चाहता है ना कि आप सारी चीज़ें बताओ उसको। ठीक है, तो उसके लिए आप सारी चीज़ें एलाबोरेट करोगे कि डायरेक्ट टैक्स डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट करता है, इनडायरेक्ट टैक्स परचेजिंग पावर को, कम या ज़्यादा होने पे ये कम या ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो हम अपना केस लेके चलते हैं टैक्सेस। अगर डिमांड डेफिशिएंट है, डिमांड मार्केट में ऑलरेडी कम है, इकोनॉमी में डिमांड डेफिशिएंट में चल रही है, कमी है डिमांड की, ठीक है, तो टैक्सेस बढ़ाने चाहिए या घटाने चाहिए? कम करने चाहिए, क्योंकि टैक्सेस देखो आपकी खर्च करने योग्य आय को कम कर रहे हैं, आपकी खरीदने की शक्ति को कम कर, राइट? सो दैट मीन्स दोनों ही चीजें अल्टीमेटली डिमांड को कम कर रही है ना। अगर ये बढ़ जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स बढ़े चाहे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़े, दोनों ही डिमांड को कम करेगी ना। भाई खर्च करने योग्य आय कम हो जाएगी, दैट मीन्स डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो खर्च भी कम कर पाओगे, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो खरीद कम पाओगे, राइट? डिमांड अल्टीमेटली कम हो रही है दोनों से। ठीक है, तो अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो टैक्सेस शुड बी, तो गवर्नमेंट शुड डिक्रीज द टैक्सेस। अगर डेफिशिएंट डिमांड है गवर्नमेंट शुड डिक्रीज द टैक्सेस, दोनों ही डिक्रीज करेगी वो। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही टैक्सेस रिड्यूस कर सकती है, राइट?
इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अगर डिमांड एक्सेस में है तो टैक्सेस क्या कर देगी, बढ़ा देगी, ठीक है, क्योंकि हमें डिमांड कम करनी है, तो लोगों के पास पैसा कम बचे, लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो जाए ताकि वो कम खरीद पाए, ओके, तो टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी एक्सेस में, ठीक है, क्लियर। तो एनएफसी या फिर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट उनके थ्रू लोगों की जो एक्सेस मनी होता है, सेविंग्स होता है, उसको अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। सो बेसिकली छोटा सा पॉइंट है, अगर लोगों से पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया तो लोगों के पास खर्च करने के लिए कम बचेगा। अब बात आती है लोग क्यों देंगे, लोग अट्रैक्ट होके देते हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसी ल्यूक्रेटिव स्कीम कि हम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इनके ऊपर देंगे, ठीक है, आपका पैसा डबल हो जाएगा, लाइक या इतना % इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, तो इन ल्यूक्रेटिव स्कीम से गवर्नमेंट लोगों को लुभाती है, अट्रैक्ट करती है कि आप अपनी सेविंग हमें दीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है तब, जो भी गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर स्पेंड करने के लिए। अब देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अगर बैंक से भी लेगी या गवर्नमेंट आरबीआई से उधार लेती है, ठीक है, तब भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लोगों से लेगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल होगा कि हमने लोगों का भला किया, पब्लिक वेलफेयर उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उस तरीके से वो क्या कर रही है, मनी सर्कुलेट करने में हेल्प कर रही है लोगों की, ठीक है, इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट करने में हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर पब्लिक बोरोइंग से पब्लिक डेट अगर इंक्रीज हो जाएगा, हम अपना कॉन्सेप्ट ले, डेफिशिएंट डिमांड है हमारे पास, अगर मार्केट में या इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, ठीक है, गवर्नमेंट ने पब्लिक से पैसा उठा लिया, दैट इज पब्लिक बोरोइंग द डेट, ठीक है, लोगों से पैसा ले लिया, लोग खर्च कम कर पाएंगे, ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों से पैसा नहीं लेना चाहिए, पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट कम कर देना चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा बचा रहे और वो खर्च ज्यादा करें, ठीक है। तो इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड पब्लिक बोरोइंग शुड बी रिड्यूस्ड, पब्लिक बोरोइंग शुड बी रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट को कम कर देनी चाहिए पब्लिक बोरोइंग, ठीक है, पब्लिक के का पैसा पब्लिक के पास रहने दो, ठीक है, ताकि वो खर्च ज्यादा करें, ओके। एक्सेस डिमांड में अपोजिट हो जाएगा, हाँ, लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं तो बेटर है कि उनको हम ल्यूक्रेटिव स्कीम्स के थ्रू लुभा दें, अट्रैक्ट करें और वो हमारे पास अपना पैसा जमा करा दें, ठीक है, तो उनके पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं बचेगा, ठीक है, तो खर्च कम करें क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर दिया ना। एक फायदा ये हो रहा है ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो मुझे फायदा है ना, मैं वहाँ पे जमा कर दूँ, एनएफसी खरीद लूँ या लाइक इन्वेस्ट कर दूँ तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो खर्च करने से बजाय इन्वेस्ट कर दूँ, ठीक है, तो लोगों को लुभा देती है गवर्नमेंट ल्यूक्रेटिव स्कीम्स के थ्रू एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी, इन्फ्लेशन अल्टीमेटली बर्डन तो गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का पैसा हम खींच ले पहले इन्फ्लेशन आने से पहले, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है तो लोगों का पैसा हम ले लें, उनको ल्यूक्रेटिव स्कीम्स में लुभा के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें सब, ओके। बात अभी क्या किस चीज़ की आएगी, गवर्नमेंट को इकोनॉमी कंट्रोल में करनी है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन आ गई तो ना उधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन आगे महंगाई तो अल्टीमेटली बर्डन तो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा ना, ठीक है। सो पब्लिक बोरोइंग बढ़ा देगी एक्सेस डिमांड के केस, खत्म पब्लिक बोरोइंग वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है बोरोइंग, लास्ट है, लास्ट पॉइंट है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, ये भी इसी तरीके से है। अब देखो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करती है इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी, जब गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचता है, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करेगी और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करेगी, ओके। गवर्नमेंट एकदम से सब्सिडी देना बंद नहीं कर सकती, गवर्नमेंट एकदम से पेंशन बंद नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट के खर्चे हैं ना, एकदम से तो बंद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अब गवर्नमेंट का सपोज ट्रेजरी खजाना कम हो जाता है, इनकम कम हो जाता है, खर्च कहाँ से करेगी, उधार लेना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आरबीआई से उधार ले लेती है, ठीक है, तो आरबीआई से भी बोरो करती है। अब आरबीआई से उधार लेगी तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को भी उधार देता है आरबीआई, गवर्नमेंट को भी देता है, कमर्शियल बैंक्स को भी देता है। अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट को उधार दे दिया तो कमर्शियल बैंक्स को उधार देने के लिए कम बचेगा, एंड कमर्शियल बैंक से फर्दर लोन कौन लेते हैं, जनरल पब्लिक एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए लेते हैं वो, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए प्रोड्यूसर्स लेते हैं। जब आरबीआई के पास नहीं बचेगा पैसा तो क्या कमर्शियल बैंक को दे पाएंगे वो, नहीं ना, कमर्शियल बैंक के पास नहीं होगा तो लोगों को दे पाएंगे, नहीं, तो लोग खर्च कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो हमें डिमांड कम कब करनी होती है, जब एक्सेस है, ठीक है, तो जब एक्सेस डिमांड है
ओके, व्हेन इकोनॉमी में ऑलरेडी एक्सेस डिमांड, व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी ऑलरेडी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से पैसा, तुम्हारा सरप्लस हमें दे दो, कहीं कमर्शियल बैंक तुमसे ना मांगने आ जाए, तुम कमर्शियल बैंक को ना, क्योंकि आरबीआई भी अपने पास नहीं रखना चाहेगी। जैसे कमर्शियल बैंक अपने पास हमारा डिपॉजिट नहीं रखते हैं ना, वो लोगों को लोन देते हैं, क्योंकि उनको भी तो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है, तो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से लाएंगे वो इंटरेस्ट, लोन देके उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। ऐसे आरबीआई का जो सरप्लस है वो भी चाहती है कि हम लोन दे दें, चाहे तो गवर्नमेंट को दे चाहे कमर्शियल बैंक को दे, ताकि हमारी इनकम होती रही, इनकम जनरेट हो, ठीक है। तो आरबीआई क्या कहती है कि तुम अपना सरप्लस हमें दे, सॉरी गवर्नमेंट क्या कहती है, सरप्लस हमें दे दो जब एक्सेस डिमांड है, ठीक है, तो हमें दे दो, कमर्शियल बैंक को मत दो, क्योंकि कमर्शियल बैंक को दोगे तो कमर्शियल बैंक लोगों को लोन देंगे, लोग ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो फिर डिमांड बढ़ा देंगे, तो डिमांड अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग बढ़ा देती है, आरबीआई का सरप्लस अपने आप ले लेती है, खुद ले लेती है, लोगों तक नहीं पहुंचने देती, ठीक है। तो इंक्रीजेज इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट इंक्रीजेज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से जो उधार देने की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देती है गवर्नमेंट, ठीक है, कि अपना सरप्लस हमें दे दो, कमर्शियल बैंक को मत देना, ठीक है, क्लियर। तो गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया, ओके, इन्वेस्ट कर देगी या अपने खर्चे जो भी थे जो लाइक डेफिसिट में चल रही थी, घाटे चल रही थी, उसको रिकवर कुछ भी करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया है, ठीक है। एक्सेस डिमांड बोरोइंग्स को बढ़ा देगी, डेफिसिट डिमांड में गवर्नमेंट कहती ना हमें मत दो, लोगों के पास पैसा नहीं, लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में डिमांड कम चल रही है ना, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, ठीक है, तो लोगों को लोन के थ्रू पैसा दिया जाए, सस्ते कर दिए जाए लोन, वो तो मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएगा। फिस्कल पॉलिसी में क्या करेगी गवर्नमेंट, अपनी क्या करेगी, रेवेन्यूज को कम करेगी ना, ठीक है, तो बोरोइंग के थ्रू भी रेवेन्यू होती है, ठीक है, तो अपनी बोरोइंग घटा देगी, आरबीआई से पैसा नहीं लेगी या कम लेगी, कि तुम ज्यादा कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करो, सो दैट दे कैन गिव और ग्रांट लोन्स टू जनरल पब्लिक, एज अ रिजल्ट लिक्विडिटी इंक्रीजेज इन द मार्केट और मे इंक्रीज इन द मार्केट, मार्केट में लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई ना, लाइक होम लोन बढ़ा दिए जाएंगे, कार लोन बढ़ा दिए जाएंगे, तो उसी तरह की डिमांड, होम्स की डिमांड बढ़ेगी, हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी, सॉरी होम्स की नहीं, एंड कार्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से लोन के थ्रू लोगों को पैसा, ठीक है। तो जब डेफिशिएंट डिमांड है, इन केस ऑफ डिमांड इज डेफिशिएंट, इन डेफिशिएंट, तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी, डिक्रीज इट्स बोरोइंग, किससे, फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से जो उधार ले रही है उसको कम कर देगी, ताकि आरबीआई कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड कर पाए, ओके, ठीक है। तो ये थे फिस्कल मेजर्स जिनके थ्रू गवर्नमेंट डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करती है या करेक्ट करती है, ओके।